हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंटली समझने वाले हैं। और एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम उसका रे डायग्राम समझ लेते हैं कि हम रे डायग्राम थ्योरी में बनाते कैसे हैं। रे डायग्राम आपके दिमाग में रखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन सी रे कहाँ से आती है, क्यों आती है, कैसे आती है। ओके, देखिए हम ग्लास स्लैब कंसिडर कर लेते हैं। ये एक ग्लास स्लैब है और ग्लास है तो आपको पता है ग्लास डेंसर होगा किसके कंपैरिजन में, एयर के कंपैरिजन में। ये यहाँ पे एक नॉर्मल डाला मैंने और इस प्रकार से एक रे मानता हूँ, ये इंसिडेंट रे है, ऑब्लिक रे आ रही है, एंगल आई। अगर यहाँ पे ये ग्लास स्लैब नहीं होती तो ये जो ब्लू पाथ है लाइट रे इसको फॉलो करती है, जो डॉटेड ब्लू पाथ है लाइट रे इसको फॉलो करती है इस प्रकार से एज इट इज़, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होती तो। लेकिन अब क्योंकि ग्लास स्लैब है, ग्लास डेंसर है एयर के रिस्पेक्ट में, तो डेंसर मीडियम में लाइट बेंड हो जाती है टुवार्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी तो ये एंगल बन जाएगा आपके पास आर। अब ये जब इस सरफेस पे आती है मीडिया सेपरेटिंग सरफेस, तो ये डेंसर मीडियम है और ये क्या है, रेयर मीडियम है, तो फिर से इसका रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन होगा फिर से, तो यहाँ फिर से नॉर्मल डालेंगे और क्योंकि ये रेयर मीडियम है तो इस बार अवे फ्रॉम द नॉर्मल और ऐसे करके लाइट रे बाहर आ जाएगी। अगर मैं ज्योमेट्रिकली देखूँ तो देखो ये वाली जो लाइन है इसको मैं नॉर्मल एन बोल देता हूँ, इसको नॉर्मल एन डैश बोल देता हूँ। दोनों पैरेलल हैं क्योंकि ये भी 90 है सरफेस पे, ये भी 90 है और ये दोनों पैरेलल हैं। इसका मतलब ये दोनों लाइन भी क्या है, पैरेलल। अगर ये एंगल आर है तो ये वाला एंगल भी कौन है, आर है। ओके, और हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ये वाला एंगल आई है, ये जो इमरजेंट एंगल होगा, ये इमरजेंट एंगल और एंगल आई दोनों के दोनों बराबर होने वाले हैं। एक्सपेरिमेंट अब जब हम करेंगे तब मेजर भी करेंगे, पता लग जाएगा आपको वहाँ से। इस पॉइंट से यहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, ऐसे क्या डाल देते हैं, एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। और ये वाला जो परपेंडिकुलर, ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट और इसके बीच में, इसको हम बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ से आप ये भी देखेंगे कि ये जो ये ओरिजिनल पाथ था, ये लाइट का क्या है, ओरिजिनल पाथ है, और ये ओरिजिनल पाथ के जो इमर्जेंट रे है वो पैरेलल है। पैरेलल है इसका मतलब हुआ कि इसने सिर्फ पाथ चेंज किया है, पाथ चेंज किया है, डायरेक्शन चेंज नहीं की। तो ये बात भी आप याद करके रखेंगे कि इसमें नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे। जो इमर्जेंट रे है उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता है, और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता है, इसलिए ग्लास स्लैब से आपको प्रिज्म की तरह स्पेक्ट्रम भी नहीं मिलता है। ओके, ठीक है। ये जो एंगल यहाँ पे बनता है इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, तो ये ऐसा डायग्राम है, डायग्राम को आप अच्छे से समझ लें और डायग्राम को अपने दिमाग में उतार लें। और फिर यही डायग्राम अब हम एक्सपेरिमेंटली बनाने वाले हैं। एक्सपेरिमेंट में मतलब ग्लास स्लैब रखेंगे और लाइट रेज का पाथ ऐसे हम ट्रेस करेंगे तो सेम ऐसे ही डायग्राम आपके पास बनेगा। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम अपने अपरेटस की तरफ चलते हैं, एक्सपेरिमेंटल सेटअप की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट में ये रे कैसे ड्रॉ होती है। ये थर्मोकोल शीट के ऊपर एक वाइट पेपर आप पेस्ट कर लेंगे और उस वाइट पेपर पर हम ये पूरी ड्राइंग करेंगे। ओके, तो ग्लास स्लैब हमने रखी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है और जिसके थ्रू हमें रिफ्रैक्शन करना है। तो ग्लास स्लैब की सबसे पहले हम आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ग्लास स्लैब की हमने ये आउटलाइन ड्रॉ कर ली है। ये ग्लास स्लैब की हम पहले आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, और आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद ग्लास स्लैब को यहाँ से हम हटा देते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो सरफेस है इस सरफेस के ऊपर आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो। इस सरफेस पे क्या कर देते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं सरफेस के ऊपर। तो सरफेस पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। मैं ये पूरी ड्राइंग पेन से कर रहा हूँ, आपको क्या करना है जब लैब में करोगे तो पेंसिल से करना, क्योंकि पेंसिल शार्प होती है तो उससे लाइनें अच्छे से ड्रॉ होंगी। पेन मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से वीडियो में दिख जाए। पेंसिल इतनी ज़्यादा डार्क नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पर पेन को यूज़ किया है। ओके, तो आप यहाँ से ये आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल हो गया है। अब आप एक कोई भी आर्बिट्ररी कोई भी एक इंसिडेंट रे ड्रॉ कर दें। ओके,
तो मैं यहाँ से एक रे ड्रॉ कर देता हूँ, और ध्यान रखना कि आपकी लाइनिंग बिल्कुल शार्प हो, पॉइंट बिल्कुल पॉइंट ही हो, वैसे नहीं कि उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा डार्क कर देंगे तो फिर मेज़र करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। इस प्रकार से मैंने ये इंसिडेंट रे बना ली है। ओके, अब ये जो एंगल बनेगा आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा ये, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर ये 3 पिन्स लगा देते हैं, और ये पिन्स हम इसलिए लगा रहे हैं, 3 पिन्स इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आपको पता है 3 पॉइंट्स जो होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन के लिए हमें 3 पॉइंट्स चाहिए थे, इसीलिए हमने लगा दिया। और ये जो 3 पिन्स हैं इनकी इमेज आपको स्लैब के इस साइड देखनी है। स्लैब को दोबारा से रख देते हैं, बिल्कुल उसकी सही पोजीशन के ऊपर स्लैब को दोबारा से रख देंगे, और स्लैब की इस साइड के अंदर, ये जो साइड है, इस साइड में आपको देखना है कि इनकी इमेज कैसी दिखाई देती है। ये जो पिन है ये येलो पिन है, इस येलो पिन की इस साइड में आपको इमेज देखनी है, और जहाँ भी इमेज दिखाई दे वहाँ पे हमारे पास ये जो पिन है इन पिन को हम लगा देंगे। अब देखिए ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब के थ्रू आपको येलो वाली पिन दिखाई दे रही है, और येलो वाली पिन की जो इमेज आपको दिख रही है उसके बिल्कुल सामने ये जो मेरे पास में ब्लू है इसको मैं लगा रहा हूँ। तो आपको भी ऐसा ही करना है, ग्लास स्लैब के दूसरी साइड देखना है, और जो इमेज दिखाई दे रही है वहाँ पे आप इसको लगा देंगे पिन को। फिर सेकंड पिन लगाएंगे, और फिर थर्ड पिन लगाएंगे। तो आप यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लू वाली पिन्स हैं ये येलो वाली पिन की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है। ग्लास स्लैब के थ्रू अगर आप देख रहे हो तो येलो और ब्लू आपको एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बहुत ही ध्यान से इस प्रकार का अरेंजमेंट करना है, और इस प्रकार से पिन से पेपर पे लगा देनी है। ओके, अब ग्लास स्लैब को हटा देते हैं, और ये जो पिन हमने लगाई थी इनको भी हटा देते हैं, और इनकी जगह हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इन पिन्स को हमने हटा दिया, और इन पिन के जो पॉइंट हैं उनको मिला देते हैं। ये 3 पॉइंट आपके पास मिले हैं, इन 3 पॉइंट को हम मिला देंगे, और एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी वहाँ से आपके पास। ये आपको केयरफुली करना है। एक तो लाइन आपकी बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, मोटी लाइन नहीं होनी चाहिए, डार्क हो बट बिल्कुल शार्प लाइन हो। अब ये पॉइंट आ गया। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है, क्योंकि आपको पता है जब भी मीडिया सेपरेटिंग सरफेस पे लाइट आती है, इंसिडेंट आती है, या जहाँ से रिफ्रैक्शन होता है, तो वहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ ज़रूर करते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसका नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। ये पॉइंट है, इसको इसके साथ मिला देंगे। तो ये आपका नॉर्मल हो गया है। अब देखो ग्लास स्लैब के अंदर, थ्रू ग्लास स्लैब, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था, ये मीडिया सेपरेटिंग सरफेस था रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम का। और ग्लास स्लैब के थ्रू अगर आप देखोगे तो मैं रेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ग्लास स्लैब के थ्रू हमारे पास जो लाइट रे गई है वो यहाँ से लेके, इनको भी निकाल देता हूँ मैं, इस पॉइंट से लेके, और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, ये जो रेड लाइन आपके पास आएगी, ये आपकी है ग्लास स्लैब के थ्रू। ओके, अब आप देखेंगे ये वाला जो एंगल है ये एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये वाला एंगल, एंगल आर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये नॉर्मल, इसका नाम मैं एन देता हूँ, ये नॉर्मल है एन डैश। ये दोनों के दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, क्योंकि ये दोनों सरफेस पैरेलल थे। इस सरफेस पे ये परपेंडिकुलर है, इस सरफेस पे ये परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों की दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो अगर ये एंगल आर है तो ज्योमेट्रिकली ये वाला एंगल भी कितना होगा, आर होगा। और ये एंगल जितना है उतना ही एंगल ये वाला होने वाला है, इसको हम एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं, और इसको हम मेज़र करेंगे। क्योंकि थ्योरी में हम प्रूव करते हैं कि दोनों के दोनों एंगल बराबर होते हैं, मैथमेटिकली भी प्रूव करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने का हमारा पर्पज़ यही था कि हम पता करें कि ये दोनों एंगल बराबर होते हैं कि नहीं होते। हम एक ये जो ओरिजिनल पाथ था लाइट का विदाउट ग्लास स्लैब, अगर इसको भी हम ड्रॉ करते हैं आगे तक,
तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आएगा। और आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो लाइन है और ये वाली लाइन है, दोनों की दोनों लाइन पैरेलल हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये जो इमर्जेंट रे है, ये वाली जो इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट रे ने ओनली अपने पाथ को चेंज किया है, डायरेक्शन को चेंज नहीं किया है। पाथ को चेंज कितना किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पर आप एक नॉर्मल डालो, आपको पता चल जाएगा कि इसने पाथ को कितना चेंज किया। इस पॉइंट के ऊपर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नॉर्मल डालता हूँ इसके ऊपर। तो इस पे नॉर्मल डालूंगा इस पॉइंट से, यहाँ से ये वाली लाइन नॉर्मल, यहाँ ये वाला पॉइंट, इसके थ्रू जाना चाहिए ये। तो ये आपके पास लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। क्या है ये? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, दिस इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब हमारा काम है आई को मेजर करना, आर को मेजर करना और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना। देखो सबसे पहले हम आई को मेजर करते हैं। आपके पास ये एंगल कितने डिग्री का आ रहा है? ये एंगल आपके पास आ रहा है, देखो ये 40 और आगे कितना 1, तो ये आपके पास एंगल आया 41। तो एंगल आई आपके पास कितना है? 41 है। एंगल आर देखते हैं, एंगल आर कितना आएगा? एंगल आर का मेजरमेंट हम करते हैं। ये आपको केयरफुली करना है। ओके, इसका मेजरमेंट आप देख रहे हो, तो ये वैल्यू मेरे पास आ रही है 25 है। देखो यहाँ पे ये 20 है और इसे आगे ये कितना आया 25। तो ये एंगल आर मेरे पास में ना 25। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे निकालना है, तो स्नेल्स लॉ लगाता हूँ। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हमें पता है साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इज इक्वल टू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, साइन आई की वैल्यू पुट करते हैं। साइन आई मेरे पास है कितना 41 डिग्री, 41 डिग्री था ना ये, 41 डिग्री। साइन आई कितना है 41 डिग्री डिवाइड बाई साइन आर कितना है, आ रहा है आपके पास 25, तो हो जाएगा साइन 25, दैट इज इक्वल टू साइन 41। ये वैल्यू है, ये हमें कैलकुलेटर से पता करनी पड़ेगी, या आपके पास टेबल हो तो टेबल से भी पता कर सकते हैं। हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं इसके लिए, आपको कैलकुलेटर यूज़ करना ही पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि ये 41 की वैल्यू आप याद नहीं कर सकते। साइन 41, तो साइन 41 की वैल्यू हमारे पास आती है 0.656 डिवाइडेड बाई साइन 25। साइन 25 की वैल्यू आपके पास है 0.422, 3 डेसिमल तक। आप राउंड ऑफ करके इसको 3 भी ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। राउंड ऑफ करके क्या ले लो, 22 भी ले सकते हो, 23 भी ले सकते हो। ओके, इनका रेशियो निकालते हैं अब हम। ये आ गया 656.656 डिवाइडेड बाई 0.423, तो ये आपके पास वैल्यू आई 1.55, जो नियरली किसके इक्वल है 1.5, जो ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब आप एक वैल्यू से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मानी जाएगी। आपको करना क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे 41 डिग्री से किया, नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करना कि 41 की बजाय आप 30 डिग्री लेना यहाँ पे, फिर ऐसे ही आर की वैल्यू निकालना, कैलकुलेट करना। एक बार यहाँ पे 52 लेना, इसको मतलब आप वैल्यू को वेरिएट करना, आई की एटलीस्ट 3 वैल्यू लेना और उसके अकॉर्डिंग आप 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना। कितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे? 3। तो आपका जो मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो होगा N1 प्लस N2 प्लस N3 और डिवाइड बाई 3। तीनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज़ को, जैसे मेरी एक वैल्यू 1.5 आई, फिर आपके पास कोई और 1.4 आ सकता है, आपके पास 1.2 आ सकता है, 1.57 आ सकता है, जैसे कुछ वैल्यूज़ आएंगी उन सभी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। जितनी बार करेंगे उनको उतने ही टाइम से डिवाइड करें, जैसे 3 करेंगे तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी मीन वैल्यू आएगी और ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी। ओके, तो इस प्रकार से हम ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो इंसिडेंट रे है वो सिर्फ अपने पाथ को चेंज करती है, उसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता, और डायरेक्शन में चेंज नहीं आता इसलिए ग्लास स्लैब जो होती है वो लाइट का स्पेक्ट्रम नहीं बनाती है, लाइट के सिर्फ पाथ को चेंज करती है। स्पेक्ट्रम कौन बनाता है? प्रिज्म। स्पेक्ट्रम कौन बनाता है? प्रिज्म।
इसका अगर आपको वीडियो देखना हो तो इसका एक सेपरेट वीडियो है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख लेंगे। और ये जो एंगल है मैं इसको रेड मार्क कर देता हूँ, ये वाला जो एंगल है रेड वाला, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन भी आप मेजर कर लेंगे। ओके, तो इस प्रकार से हम ग्लास स्लैब का एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब कैसे होता है उसका पता करते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। थैंक यू।